2018 में मैंने अपनी जॉब जो है ना वो लेफ्ट की थी। 2020 में ना कोरोना स्टार्ट हो गया ना, मतलब सब कुछ ही बंद हो गया। ऑनलाइन एक दिन मैंने एक ऐड देखा इसका एनेबलर्स का। साकिब अजहर साहब का ग्रुप ज्वाइन किया तो उसको समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज़ है ना। फ्रीलांसिंग का तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये फ्रीलांसिंग किस तरह से ये काम करती है और क्या है इसके अंदर। तो वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट किया। 3 महीने का वो प्रोग्राम था। हमारे यहाँ पर उमर तारिक साहब हमारे मेंटोर थे। साकिब अजहर साहब ने कहा कि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बात सिर्फ एक है उसमें कि आपने इसके अंदर झूठ, स्कैम और इस चीज से आपने बचना है। तो पहला स्टेप है, वो स्टेप ही प्रोडक्ट हंटिंग का है ना, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग ही करें, आप उन्हें अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे आपकी एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आ जाएगी और उसके साथ आपको भी जो है ना पैसे कमाने में। अगर आपकी मार्केट यूएस है प्राइवेट लेबलिंग के अंदर, तो आपको $20,000 के राउंड अबाउट आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हम एक और ऑनलाइन इंटरव्यू के साथ मौजूद हैं। कराची से ये साहब आबिद बलोच साहब, हम इनसे जानेंगे कि ये ई कॉमर्स की तरफ कब और कैसे आए, ये सफ़र इनका कैसे शुरू हुआ और कैसे ये ई कॉमर्स से अर्निंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद बलोच साहब आपकी ऑनलाइन मीटिंग का। मुझे ये बताइएगा कि आप ई कॉमर्स की तरफ कब और कैसे आए। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो है ना बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। 2018 में मैंने अपनी जॉब जो है ना वो लेफ्ट की थी। उसके बाद मैं मतलब वही था, फ्री था काम करने के हवाले से, तो काम कोई नहीं था, जॉब भी नहीं थी। तो 2019 के एंड में 2020 में ना कोरोना स्टार्ट हो गया ना। कोरोना स्टार्ट हुआ तो कोरोना मतलब सब कुछ ही बंद हो गया, काम वगैरह कुछ नहीं था, जॉब्स भी मतलब उसमें भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। तो फिर ये ऑनलाइन एक दिन मैंने एक ऐड देखा इसका एनेबलर्स का। तो उसमें जो है ना मैंने इसको ग्रुप ज्वाइन किया साकिब अजहर साहब का। साकिब अजहर साहब का ग्रुप ज्वाइन किया तो उसको समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज़ है ना। फ्रीलांसिंग का तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये फ्रीलांसिंग किस तरह से ये काम करती है और क्या है इसके अंदर। ग्रुप ज्वाइन किया, फिर दोस्तों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसका जो एक फ्री में उनका मिल रहा था जो है ना वीडियोस का, वो मैंने फ्री में लिया। पहले उसको चेक किया तो कुछ उसका समझ आया कि जो है ना ये अमेज़ॉन के ऊपर काम करना होता है और ये जो है ना उससे पैसे कमाने होते हैं, अर्न करना होता है। लेकिन अभी भी जो है ना वो क्लियर नहीं था सारा कुछ। फिर मैंने एक और इनका ऐड देखा कि इनका वर्चुअल असिस्टेंट का मुल्तान के अंदर जो है ना कैंप लग रहा है। तो वो उसके लिए क्योंकि मैं फ्री था तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। पेमेंट मतलब जो है ना पेड था वो प्रोग्राम। तो वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट किया। तो 3 महीने का वो प्रोग्राम था। हमारे यहाँ पर उमर तारिक साहब हमारे मेंटोर थे। तो जो साकिब अजहर साहब की वीडियोस देखी, वीडियोस सुनी, सुनने के बाद वहाँ पर जो काम स्टार्ट किया और बाकी जो सक्सेस स्टोरीज जो सारी सुनी, तो वो तो जो है ना मतलब एक अमेजिंग जो है ना उसके रिजल्ट्स थे सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने ये काम जो है ना उसमें एडमिशन लिया। आबिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि वो कौन से ऐसे स्किल्स थे जो ई कॉमर्स में आके आपने सीखे और लर्न किए जिसके ज़रिए आप अभी कमा रहे हैं। सबसे पहली जो बात, जो मेन बात थी ना, सबसे जो साकिब अजहर साहब से सीखी है और जिसकी बात जो है ना कासिम अली शाह साहब भी कहते हैं, वो है ट्रूथफुलनेस। मतलब साकिब अजहर साहब ने कहा कि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बात सिर्फ एक है उसमें कि आपने इसके अंदर झूठ, स्कैम और इस चीज से आपने बचना है। तो पहली जो उन्होंने बात हमें ये सिखाई, वो सबसे पहली बात ये थी। दूसरी बात, ये जो स्किल्स के अंदर आते हैं, तो स्किल्स में सबसे पहले जो पहला स्टेप है, वो स्टेप ही प्रोडक्ट हंटिंग का है ना। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग ही करें और अपने कस्टमर्स को सिर्फ एक राइट प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कर दें जो उनके लिए डिमांडिंग है, जो जिस भी वो जो है ना मार्केट प्लेस पे काम करना चाह रहे हैं, यूएस में, यूके के अंदर है, मतलब कहीं पे भी, तो आप उन्हें अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे आपकी एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आ जाएगी
और उसके साथ आपको भी जो है ना पैसे कमाने हैं। दूसरा उसके अंदर जो चीज़ है जो मेरे लिए सबसे बेहतरीन है वो ये है कि वो कंटेंट राइटिंग है। कंटेंट राइटिंग क्योंकि एक बहुत ही टेक्निकल स्किल्स है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ टेक्निकलिटीज आनी चाहिए, कम वक्त में आप ज़्यादा कमा सकते हो। पोर्ट्रेट हंटिंग के अंदर भी आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, 4-4 घंटे भी आपको काम करना पड़ता है, लगातार 5-5 घंटे 6-6 घंटे भी काम करना पड़ता है। सोर्सिंग के अंदर भी आपको काफ़ी सारे जो है ना उनके साथ कंपनीज के साथ लाइजोन करना पड़ता है। मतलब आप सोर्सिंग कंपनीज के साथ कर रहे होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर के साथ काम कर रहे होते हो, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंस्पेक्शन वालों के साथ बात कर रहे होते हैं आप, इवन के लाइजोन के अंदर होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ जो चीज़ अच्छी लगी है वो जो है वो कंटेंट राइटिंग, तो उसके अंदर आप थोड़े वक्त में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो स्किल्स आपने सीखे उनमें सबसे मुश्किल स्किल आपको कौन सा लगा था, जो आपको महसूस होता था कि ये काम बड़ा मुश्किल है और ये किसी भी जो ई कॉमर्स में आना चाहता है शख्स उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा? सबसे मुश्किल जो काम है ना सर, वो है, मैं तो जो मैं समझता हूँ वो प्रोडक्ट हंटिंग ही है। कि आपको एक जो अच्छी प्रोडक्ट जो आप सर्च करना है ना, उसके ऊपर आपको जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बाज़ औक़ात मैं अपनी बात बताऊँ, मैं उमर तारिक साहब हमारे मेंटोर थे, एक प्रोडक्ट उन्हें सबमिट करवाई, रिजेक्ट हो गई, दूसरी प्रोडक्ट कराई, रिजेक्ट हो गई, तीसरी प्रोडक्ट कराई, रिजेक्ट हो गई। तो इस चीज़ में तो एक ये है कि बाज़ औक़ात जो काम करने वाले होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, उनका ना मोरल भी डाउन हो जाता है थोड़ी सी। उन्हें मतलब वो ये है कि जब बार बार आप एक चीज़ के ऊपर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बार बार आप उसको प्रोडक्ट को एक फाइंड करके आप जो है ना भेज रहे होते हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो मुझे जो ज़्यादातर मुश्किल जिस चीज़ में पेश आई वो यही चीज़ है। अगर आपको स्किल्स आ जाती हैं तो बाकी चीज़ें जो सोर्सिंग है उसके अंदर भी इतना इश्यूज नहीं है कि आपने लाइजोन करना होता है तो काम हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या क्राइटेरिया है जिस पे प्रोडक्ट को परखा जाता है? मैं चाहता हूँ ताकि आप वो बातें बताएं जो नाजरीन जो अभी इस ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको अगर वो बातें पता लग जाएं तो फिर वो उस प्रोडक्ट कैटेगरी में ना जाएं जो फौरी तौर पे रिजेक्ट हो जाती है, बल्कि उसमें जाएं जिसकी एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं जो फौरी तौर पर रिजेक्ट हो जाती है। वो तो काफ़ी सारी उसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जो चीज़ जो फौरी तौर पर रिजेक्ट हो जाती है उसमें तो एक तो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लास वगैरह और इस तरह की जो चीज़ होती हैं, अगर आपने वो चीज़ दे दी तो फौरी रिजेक्ट होती है। दूसरी बात जो सीजनल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, आपने कोई सीजनल प्रोडक्ट उठाकर मतलब उसके लिए आपने भेज दी तो वो भी फौरी तौर पर रिजेक्ट हो जाती है। ऐसी कोई प्रोडक्ट जो आग पकड़ लेती है, मतलब ट्रैवलिंग के अंदर टूटने का या आग पकड़ने का, या ऐसी कोई होती हैं तो वो भी जो है ना फौरी तौर पर रिजेक्ट हो जाती है। प्रोडक्ट ये देखें कि बड़ी ना हो ज़्यादा, जो हमें मतलब जिसमें तो उसका एक सर्टन क्राइटेरिया भी दिया गया है 18x18 का जो है ना इंचेस का, और मतलब जो है ना जो डेली यूज़ के अंदर हो, सीजनल भी ना हो। स्कोप है सर, मतलब इसे चंद वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जिस वक्त अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही हैं, करोड़ों प्रोडक्ट्स, मतलब हम गिन भी नहीं सकते ना, कोई भी नहीं गिन सकता। ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं कि क्या मतलब बंदा देख के हैरान रह जाता है, और उसकी जो सेल वॉल्यूम होता है वो भी अमेजिंग सेल वॉल्यूम होते हैं, और उसके रिव्यूज़ मतलब क्या बात है। सर, आप बतौर वर्चुअल असिस्टेंट कितना अर्न कर रहे थे, और अब आप जब प्राइवेट लेवल में आए हैं तो किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम कर रहे हैं और कितना अर्न कर रहे हैं? तो मैं अपनी बात बताऊं जी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था तो, लेकिन एक मोटिवेशन मिली है काम करने की, ताकि बदर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जब लाइजोन किया कासिम अली शाह फाउंडेशन से, तो ये भी हमारे लिए वो हो गई कि यार ये चीज़ जो है ना कोई काम वाली है ना, कम से कम ये जो आम बंदा से समझ नहीं होता ना, वो ये समझता कि नहीं यार कोई चीज़ तो काम वाली है ना, तो जो इतने लोग जो उसके अंदर जो है अटैच हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी प्रोडक्ट अप्रूव करवाई, वो सेल करवाई, मतलब 200 में जो है ना सेल हुई, पूरा डॉलर्स में सेल हुई थी। फिर मैंने अपना फाइवर के ऊपर अकाउंट बना लिया, लेवल 1 का अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरल बन गया, और उसके ऊपर भी जो है ना अर्निंग स्टार्ट हो गई। तो अर्निंग ये है कि जब कुछ भी नहीं होता आपके पास एक तरफ, और दूसरी तरफ ये होता है कि आपके पास एक स्किल्स आ जाती हैं, एक एथिकली भी आपको जो है ना अंदर से भी थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन भी आ जाती है कि यार मैं कोई चीज़ सीख गया हूँ, अब मैं अर्न भी करूँगा।
और ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 60,000 तक भी आप काम करते रहते हैं तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ है, मोटिवेशन लेवल आपने वो डाउन नहीं होने देना, वो मोटिवेशन आपने रखनी है। एक हफ्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा हफ्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा, तीसरा हफ्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा, चौथा हफ्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको पहले 2 महीने कुछ ना मिले, हो सकता है आपको पहले 6 महीने कुछ ना मिले, लेकिन आपको बैक एंड पे बहुत कुछ मिल रहा होता है, बैक एंड पे बहुत कुछ मिल रहा होता है। और जब ये अर्निंग स्टार्ट होती है, आपकी मतलब नीयत साफ होती है, आप एक अच्छे उसे सर्विलेंस के उससे आते हैं आप, तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होती है। और जो है ना, हमारे पास तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज है, मतलब लाखों में भी उनकी मंथली को जो है ना अर्निंग स्टार्ट हुई। यही मुल्तान से ही है, कहीं दूर से भी नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और इंस्पायर किया कि आप ई कॉमर्स में काम करते रहें? आपके मेंटोर कौन थे और फैमिली सपोर्ट कैसी थी? मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद राशिद हफीज साहब, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले इसका बताया ना कि आप इसके ऊपर काम करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे जो है ना इस चीज़ को सपोर्ट किया। तो उसके बाद हमारे मेंटोर थे, मैं मुल्तान से मैंने किया है, तो मुल्तान में हमारे मेंटोर जो है ना उमर तारिक साहब, मेरा उनके साथ वो हुआ है, तो उन्होंने मुझे ये सारा कुछ सिखाया है। तो बाकी साकिब अज़हर साहब तो वो तो वैसे ही जो है ना बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है यूथ के लिए खासकर, और जो वो काम कर रहे हैं। मतलब अभी पिछले दिन उन्होंने वो हीलियम 10 का जो है वो साहब आए हुए थे, उनको उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। देखो ना कितनी बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आके एक लोगों को इंकरेजमेंट दे रहे हैं और काफ़ी जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं आप। तो साकिब साहब नो डाउट वो हैं। इसके अलावा साकिब साहब के जितनी भी टीम है माशाल्लाह बहुत अच्छी काम कर रही है। तो ये जो सारा सेटअप है ना, ये इंस्पायरेशन है। सर प्राइवेट लेबल बिजनेस में अभी आप किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम कर रहे हैं? प्राइवेट लेबल के अंदर मैंने काम किया था, काम के जो है ना वुड की एक प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर मैं मतलब काम कर रहा हूँ। वो प्रोडक्ट तो लाइक मतलब एंटीक प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे घर में रखने के लिए ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो होल सेलिंग भी मैं 4 हमारे दोस्त हैं उनके साथ मिलकर होल सेलिंग स्टार्ट की कनाडा के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी अच्छी जो है ना अर्निंग है अभी, क्योंकि अभी तो मार्केट कनाडा के अंदर डाउन है। वजह उसकी क्योंकि वहाँ पे पिछले 11 महीने पूरा लॉकडाउन लगा रहा है। तो कुछ अच्छा मुझे ये बताइएगा कि प्राइवेट लेबल बिजनेस में मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और होलसेल बिजनेस में मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है? अच्छा, इसमें ना डिफर करता है ये मार्केट के हिसाब से। अगर आपकी मार्केट यूएस है प्राइवेट लेबलिंग के अंदर, तो आपको $20,000 के राउंड अबाउट आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और अगर आपकी मार्केट प्लेस यूके है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो उसमें आपका $15,000 से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर होलसेल की बात करें तो होलसेल में आप मतलब कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदर $2,000 to $3,000 के अंदर भी आप काम कर सकते हैं होलसेल के अंदर। यूएस के अंदर $5,000 $7,000 से भी आप अच्छा मतलब उसके अंदर होलसेलिंग के अंदर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना इसकी। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सारी की सारी प्रोडक्ट खरीदने में और उसकी सिलेक्शन में इस्तेमाल होती है या इस इन्वेस्टमेंट से कुछ और भी काम होता है? ये सारी क्राइटेरिया है इसका असल में प्रोडक्ट का। एक तो आपने प्रोडक्ट को हंट भी करना है, उसके भी पैसे होते हैं। प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसकी सोर्सिंग करवानी है, तो उसके भी छोटे छोटे स्टेप बने हुए हैं, छोटे छोटे स्टेप के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स होती है ना। और उसके साथ आपने एक तो अपना बड़ा जो आपका खर्चा होता है वो तो आपकी इन्वेंट्री के ऊपर हो जाता है ना, जो आपने अपना स्टॉक करना होता है, इन्वेंट्री करनी होती है। बाकी आपने जो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करने हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नेबुलर्स ने इतने ज़्यादा बना दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत वर्चुअल असिस्टेंट मिलते हैं। फिर उसका एक प्राइवेट लेबलिंग के अंदर आपने उसकी कंटेंट राइटिंग करनी है, ठीक है। आपने अपनी जो है ना प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट को बूस्ट करना है आपने। तो इन सारी मामलात के अंदर जो है ना आपको टॉप के ऊपर भी आपने प्रोडक्ट को अपने लेकर आना है। तो ज़्यादा पैसे तो इसके खर्च होते हैं आपकी इन्वेंट्री मेंटेन करने के ऊपर,
बाकी जो पैसे जो है ना इसके आपका जो वर्चुअल असिस्टेंट को जो आप सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर भी पैसे खर्च होते हैं। सर एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा था मुल्तान का इन्वायरमेंट, और एक जिस तरह से आप कहते हैं ना कि बड़ा लग्जरी इन्वायरमेंट था, हमें प्रोवाइड किया गया था। इवन के कोरोना के डेज थे तो वहाँ पर मास्क और प्रॉपर सैनिटाइज़र जो है ना वहाँ पे अवेलेबल था, और एक प्रेजेंटेशन जो है ना उस टाइप का जो है ना वो लगे हुए थे। तो बड़ा अच्छा लग्जरी माहौल आप कह सकते हैं उसको। एक माहौल होता है ना कि बस ठीक था, एक लग्जरी माहौल होता है। तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था सीखने सिखाने का, और रिलैक्स माहौल भी होता है। मतलब इस तरह नहीं होता कि जिस तरह से स्कूल कॉलेज के अंदर मतलब उस्ताद ने जो बात कर दी, नहीं, अच्छा इन्वायरमेंट था, बेहतरीन। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई शख्स अगर EVS की वीडियोस देखता है या बूट कैंप को ज्वाइन करता है, उस फेज से लेके अर्निंग के फेज तक आने तक कितना टाइम रिक्वायर्ड है, मिनिमम और मैक्सिमम? मैक्सिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ। वो भी उसके लिए है कि वो बंदा कहे बस हाँ देखता रहूँ, मैं देखता रहूँ। मिनिमम अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मतलब अब बंदा देख के हैरान रह जाता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपने जस्ट EVS की जो है ना वीडियोस देखी और उसमें ऐसे ऐसे जो है ना अर्निंग स्ट्रीम लाइंस हैं कि आप सिर्फ एक महीने के अंदर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बहुत सारे हैं, 80+ है मेरे ख्याल में ना, 100+ इस तरह से। तो आप किसी एक को भी पकड़ लेते हो तो एक महीने के अंदर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद बलोच साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और इसमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और क्या चैलेंजेस इसमें पेश आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।